को इस शेर के साथ में दावत दूंगा कि सुना था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। मैं उस ज़िमन में ये शेर अर्ज कर रहा हूं कि वन विभाग का जो मसला आया हमारे अपने नर्सरी रोड के ऊपर, हमारे अपने अजीजपुरे में तकिया मस्जिद के पास में, कि जिसका पीटीआर था, जिसका किराएनामा था और दफ्तर दिया गया था, ज़मीन दी गई थी, उसके बावजूद हमारे अपने इज़्ज़त मआब फारूक पटेल साहब के ऊपर और हमारे अपने जमीयत उलमा हिंद के ज़िला सदर मोहतरम के ऊपर जो केस किया गया और जो दफ़ा उनके ऊपर लगाई गई है और 2 साल की सज़ा निचली अदालत से ये फैसले के अंदर सुनाई गई है, मैं उस ज़िमन में ये शेर अर्ज कर रहा हूँ कि सुना था ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, सुना था ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, यहाँ तो इम्तिहान ने ज़िंदगी ली है। मैं इस शेर के साथ में हाफिज जाकिर साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहू से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे अपने जो मसाइल हैं उसको सबके सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। आज हमारे इस इस्तक़बालिया प्रोग्राम की दावत कबूल करने वाले जनाब वज़ीर काबीना और ज़राअत के मिनिस्टर और हमारे ज़िले की आन बान शान जनाब धनंजय मुंडे साहब और उनके साथ में तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम शख्सियत माजी आमदार जनाब अमर सिंह पंडित साहब और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और जमीयत उलमा के ओहदेदारान में खुसूसी तौर पर अपने आप को छुपाने वाली शख्सियात जनाब फारूक पटेल साहब, मोइनुद्दीन मास्टर साहब और वक्फ बोर्ड के रुकन जनाब काजी समीर साहब और हमारे अपने दोस्त और जमीयत उलमा के इंतहाई काबिल एहतराम रुकन और सेक्रेटरी जनाब मौलाना अब्दुल बाकी साहब और दिगर ओहदेदारान में जनाब मुफ्ती अशफाक साहब, मुफ्ती गयास साहब और हाजी अब्दुल बारी साहब जो यहाँ शहर की फ़ाल शख्सियात है, और भी दिगर हजरात जिनका नाम लेने से मैं कासिर हूँ वक्त की कमी की वजह से। मुंडे साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारी ये कौम सेकुलर पार्टियों को वोट देते हुए आ रही है। हमेशा से हम आप हजरात के कहने पर भी पाकिस्तान बनने का भी समर्थन हमने बिल्कुल भी नहीं किया था। जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त ये जमीयत उलमा संगठन थी जिसने उसकी खुले तौर पर मुखालिफत की थी और ये कहा था कि हम ये मुल्क को 2 हिस्सों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बैनर के नीचे जब जब भी आप लोगों ने आवाज़ लगाई, हमने सेकुलर पार्टियों को वोट देने से मुताल्लिक आपकी आवाज़ पर बिल्कुल उपस्थित और लब्बैक कहा और तकरीबन आवाम मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टियों के साथ रही। लेकिन नतीजा आप पूरे महाराष्ट्र का नहीं, हम अपने ज़िले का अगर जायज़ा लेंगे तो दिगर कम्युनिटी के मुकाबले में मुस्लिम कम्युनिटी के हालात इतने बद से बदतरीन है जिसकी इंतहा नहीं। आप मुस्लिम महल्ले में देखेंगे, रास्तों के मसाइल हैं, नालियों के मसाइल हैं, उनके अपने माशी तर्ज अमल के मसाइल हैं और दिगर बहुत सारे मसाइल मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान में है। और इनका कोई भी लीडर अगर उभरता है तो उभरने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाता है? नगर पालिका का उपाध्यक्ष। बड़ी मुश्किल से कोई बहुत मुकद्दर वाला आदमी और बहुत संजीदा आदमी अमर सिंह पंडित साहब के जैसा अगर रहा तो वो कुछ ओहदे पर बिठाने की कोशिश करता है। और हमारे मुंडे साहब तो माशाल्लाह पहले से भी इस ताल्लुक से खैरखा रहे हैं कि वो मुस्लिम क़ियादत को सपोर्ट करने के हक़ में रहे।
लेकिन अब चूंकि हालात और हमारे महाराष्ट्र की सियासत में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी है, एक पार्टी के दो पार्टियां हो चुकी हैं, ऐसी सूरत में हमने आपकी क़ियादत पर पहले से भी भरोसा किया है और आज भी हमको आपकी क़ियादत पर मुकम्मल यकीन है। लेकिन साहब, चंद मसाइल हमारे जैसे मुफ्ती अशफाक साहब ने कहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक हमने पिछले 1-2 हफ्ते पहले मास्टर साहब, पटेल साहब, हम और उलमाए किराम जो महाराष्ट्र के हमारे अहम उलमाए किराम हैं, सब ने मिलकर हमने जनाब अजीत पवार साहब से और आपके मुकम्मल लीडरशिप से मुलाकात की। बदकिस्मती से उस मजलिस में आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। वैसी सूरत में बहुत अच्छा मैसेज उनकी तरफ से हमको मिला और इत्मीनान बख्श उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मसाइल पर मुकम्मल गौर करेंगे। उसके बाद हमने ये सोचा क्यों न हमारे वजीर और हमारे अपने रहनुमा, हमारे ज़िले की आन बान शान जनाब धनंजय मुंडे साहब के साथ भी हमारे ज़िले के जितने क्रीम लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये उलमाए किराम ऐसे लोग हैं कि ये अपने अपने हल्के में 10-10 हज़ार लोगों को हैंडल करने वाले, 2-2, 5-5 हज़ार लोगों को हैंडल करने वाले ये लोग हैं। ये लोग करीब करीब 3.5 घंटे से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये लोग चाहते हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी ये जो संगठन है पिछले करीब करीब 50 साल से अपने ज़िले में काम कर रही है। छोटी सी संगठन भी होती है, उसका कहीं दफ्तर होता है, ऑफिस होता है और उसकी जगह होती है। यही सोचते हुए हमने पिछले आपके राष्ट्रवादी के जो गुजरे हुए मिनिस्टर हैं, उन लोगों के सामने जिनको आपने यहाँ पर रहनुमा बनाया था, उन लोगों के सामने हमने अपना रोना रोया और उनके सामने बात रखी कि हमको कोई जगह दी जाए। और उन्होंने हमको एक 70 बाय 100 का एक प्लाट वन विभाग का, जो जमीयत वो नगर परिषद की जगह थी, नगर परिषद के ही नाम पर उसका पीटीआर है, नगर परिषद ने ही वहाँ करोड़ों रुपए लगाए हैं और वो नगर परिषद ने वो जगह हमको दी और उसका किरायनामा तैयार किया और 20 गाले वहाँ पर 26 गाले कुल मिलाकर 23 गाले बने, 20 गाले उन्होंने किराए से दिए। वैसे 3 गाले हमको जमीयत उलमा के लिए उन्होंने दिए। तो ऐसा 70 फीट था, वो ऐसा 100 फीट था। अब जब वो हमने लिया और उसको ताबे में लेने के लिए हम जब गए तो 353 हमारे ऊपर लगाई गई और लगाई ही नहीं गई बल्कि पुलिस को इतना सक्षम कर दिया गया कि मुकम्मल तौर पर केस निचली अदालत में हमारे खिलाफ चला गया और उसमें 2 साल की सजा हमको हुई। खैर, हमने अपने घर के लिए या हमने अपने लिए तो वो प्रॉपर्टी नहीं ली थी, लेकिन हमारे पूरे जिले के जितने यहाँ पर अहबाब हैं उन लोगों की ये डिमांड है कि वो जगह जो अभी फिलवक्त में वन विभाग के अंडर में है, वन विभाग की उस जगह के अंदर 2 चीजें किए जाए। एक तो ये किया जाए कि उस जगह को मुकम्मल तौर पर जो ऑफिस है, वो ऑफिस की जो जगह हमको किराए पर मिली है वो हमको उसका ताबा दिया जाए और वो जगह के अंदर मुस्लिम बच्चियों का, माइनॉरिटी का गर्ल्स हॉस्टल उस जगह में बनाया जाए। ऐसी सबकी डिमांड है, सब इस पर मुत्तफिक है। जज़ाकल्लाह। एक चीज, दूसरी बात, हमारी दूसरी डिमांड साहब आरक्षण से मुताल्लिक है। चूंकि वहां आरक्षण का मसला तो हमने उठाया, लेकिन आप भी मुकम्मल तौर पर, साहब पर यकीन है ना सबको कि साहब मुकम्मल तौर पर उठाएंगे, माशाल्लाह सभी को यकीन है। पूरे हाथ उठाओ तो सबको पता चले, उनको पता चलेगा। सब लोग आपसे मुत्तफिक हैं कि आप मुकम्मल तौर पर हमारी कमजोर आवाज, हम दूसरों की तरह से लाखों का मजमा जमा करके माहौल को खराब नहीं करना चाहते, हम अपनी कमजोर आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि ये जो उलमाए किराम हैं साहब, ये गरीब घरानों से इनका ताल्लुक़ है, गरीब बस्तियों से इनका ताल्लुक़ है, ये एकदम धार्मिक होते हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके और मुफ्ती साहब के और दीगर जो मजहबी लोग हैं बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध आपके हैं। इस बुनियाद पर एक
महाराष्ट्र में अनोखा काम आपके हाथ से शायद कि भगवान लेना चाहता है। हमने एक बुनियाद रखी, हमारे मौलाना अब्दुल बाकी साहब, हम और वक्फ बोर्ड के जनाब काजी समीर साहब से हमने एक डिमांड की थी कि हमको एक ऐसी जगह दीजिए आप वक्फ बोर्ड से जिसके अंदर हम ये उलमाए किराम के लिए घर बना सके, छोटे छोटे मकान, चूंकि इनकी पूरी जिंदगी किराए में गुजरती है अक्सर उलमाए किराम की। तो ये अगर 100 से 200 500 अगर मकानात यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जगह में अगर पीएम फंड के माध्यम से अगर वो काम हो जाए तो ये बहुत बड़ा काम आपके हाथ से हो जाएगा और एक मुल्क के अंदर बल्कि अपने मराठवाड़ा के अंदर एक नुमाया काम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको गुजारिश करता हूं कि ये डिमांड के ऊपर भी आप तवज्जो फरमाएं। भाई सब लोग ये चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि उलमाए किराम के लिए जगह का प्रबंध हो जाए और ये जगह का मुख्तस और ये साहब के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड भी मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार है। गैरान से ज्यादा वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड बहुत अच्छी बात। एक मुद्दा जिसमें अभी उर्दू स्कूल डूबने के डगर पे है। उर्दू स्कूल का मसला बहुत टेढ़ा हो गया। उर्दू स्कूलों में टीचर नहीं है और उर्दू आंगनवाड़ियाँ और अतराफ अकनाफ में पूरे स्कूल सीईओ को अगर मिलते हैं हम शिक्षण अधिकारी को, उन्होंने बोलते हैं कि भाई आप दरखास्तें दो, दरखास्तें देने के बाद बोलते हैं कि टीचर का नए टीचर की भर्ती नहीं हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास उर्दू पढ़ाने वाले कोई है नहीं। यहाँ करीब में मालापुरी और दिगर देहात ये पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पर खाली है और बच्चे एकदम बेकार हो रहे हैं। इसके लिए हमारी ये गुजारिश है कि उर्दू स्कूल का टीचरों का इंतज़ाम जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए और इससे क्या होगा कि पूरे अपने इधर का माहौल पूरे ज़िले का हम चाहते हैं कि एक काम हो जाए और ये काम हो तो लोगों के अंदर खुशी की लहर आएगी और मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम जब इन लोगों को बोलेंगे कि आप अपने क्षेत्र में अपने साहब से मुताल्लिक़ बात कीजिए तो लोग भी उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। तो हमको उम्मीद है इस पर भी आप तवज्जो देंगे। और आखिर में एक बात जो अर्ज़ करना है, मेरे बाद भी जो मुद्दे रहेंगे हमारे दो साहिबान मौजूद हैं वो उसको तकमील कर लेंगे। आप हजरात दोनों हजरात यहाँ पर हमारी कमज़ोर दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी आपने दरख्वास्त स्वीकार की, इसके लिए बहुत जमीयत उलमा के सभी पदाधिकारी आपके बहुत आभारी हैं और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमको बड़ी खुशी हुई कि भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने आपको मौका दिया कि आप दोबारा से हमारे दरमियान में वज़ीर काबिना और आप जो है तो पालक मंत्री की शक्ल में दोबारा से हमारे दरमियान में आए। हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मसलों पर आप खुसूसी तवज्जो देंगे और आने वाले वक्त में उसका बहुत मुकम्मल हल की जानिब हमको जवाब मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। हाँ, वो एक ख़ास बाग का 4 एकड़ का लैंड है, अभी पड़ा हुआ है नगर परिषद के अंडर में। और ये अपना जो यहाँ का मल्टीपर्पज़ जो ग्राउंड है तो वहाँ पर मर्द भी और औरतें भी दोनों साथ में वॉकिंग करते हैं, उसलिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो है तो मुस्लिम इलाके के अंदर खाली पड़ा हुआ ग्राउंड है, वहाँ अगर फंड मिल जाए आपकी तरफ से वॉकिंग पॉइंट के लिए तो बहुत बहुत आपके हम शुक्रगुजार होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अब बाकी बोलेंगे 2 हज़रात। हम सब के सामने हाफिज़ ज़ाकिर साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम हमारे अपने जितने भी मसाइल हैं उन सबको हमारे अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और हमारे अपने इज़्ज़त माब जनाब अमर सिंह साहब इनके सामने रख रहे थे। जितने भी मसाइल हैं उन सबको बगौर सुना गया, उन सब की नोटिस ली गई है।
जब उनकी बारी आएंगी इंशाअल्लाह वो हमारे अपने सामने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जैसा अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि हमारे अपने मुसलमानों को सियासत के अंदर बस इतना ही है कि बहुत किस्मत से अगर वो बढ़ता भी है तो आगे वो नगर पालिका तक जा पहुंचता है और उसकी रसाई वहीं तक होती है। लेकिन ये सिस्टम और ये सारा उसूल हमारे अपने ख़ास तौर से हम सब के सामने जो मौजूद है, जैसा हमारे अपने हाफिज़ ज़ाकिर साहब ने भी कहा, हमारे अपने ख़ास तौर से भैया साहब, उनके लिए ये सिस्टम लागू नहीं होता। अभी माजी करीब की बात है, पास्ट की बात है, मार्केट कमेटी के 18 में से 18 हमारे अपने भैया साहब के जितने भी अपने उम्मीदवार थे वो सब चुनकर आए थे और 18 में से 17 हमारे अपने हिंदू भाई थे और एक सिर्फ मुसलमान था। हमारे अपने गेवराई की तारीख में और गेवराई तालुके की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 18 में से 17 हमारे अपने हिंदू भाई हैं और एक मुसलमान है। 18 के 18 चुन के आए हैं माशाल्लाह, इसलिए कि लोगों का एतबार, लोगों की उम्मीदें और लोगों का हौसला जो वाबस्ता है वो हमारे अपने भैया साहब से है। तो 18 में से 17 हमारे अपने हिंदू भाई को हमारे अपने भैया साहब ने समझाकर और उनको बताकर कि अभी तक गेवराई की तारीख में मार्केट कमेटी का कोई सभापति मुसलमान नहीं हुआ है, उनको हमें अभी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मौका देना चाहिए। भैया साहब ने माशाल्लाह मुसलमानों को संधि देते हुए और मौका देते हुए सभापति के तौर पर हमारे अपने हिंदू भाई को सामने रखते हुए, उसके बावजूद हमारे अपने मुजीब पठान साहब जो है वो अभी हमारे इस वक्त के मार्केट कमेटी के सभापति हैं, जो हमारे अपने अरब का वाइगो के हैं, वो अभी माशाल्लाह इस वक्त में सभापति के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरा काम मुझे बहुत अच्छा याद है, मैं हमारे अपने गढ़ी का भूमि पुत्र हूँ और हमारे अपने गढ़ी की तारीख में और हिस्ट्री में कभी भी आज तक हमारे अपने गढ़ी की ग्राम पंचायत में कोई भी हमारा अपना मुसलमान सदस्य न कभी क्या कहते, बोलते भी नहीं आता हो, उप सरपंच और सरपंच कभी बना नहीं। मैंने भैया साहब से गुजारिश की कि हमारी अपनी छोटी सी मांग है कि और ख्वाहिश ही है हमारे अपने मुसलमान भाइयों की गढ़ी के कि इस वक्त में अभी उप सरपंच का माशाल्लाह निवडणुकी भी है, तो भैया साहब ने हमारी अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उप सरपंच के तौर पर हमारे अपने राजू पठान हैं, उनको हमारी अपनी गेवराई की तारीख में पहली मर्तबा ग्राम पंचायत में उप सरपंच का मौका दिया है। तो ये और भी हमारे अपने ये जो नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, खास तौर से हमारे अपनी कम्युनिटी के एतबार से, चाहे ग्रामीण का मौका हो चाहे हमारे अपने शहर का मौका हो, जैसे हमारे अपने हाफिज़ ज़ाकिर साहब ने कहा, हमारे अपने मिनिस्टर साहब भी और हमारे अपने भैया साहब भी, इनका खास तौर से ध्यान है कि मुसलमानों को और जितनी हमारी अपनी कम्युनिटी है उनको सियासत में, राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए और उनके जो मसाइल है उनके ऊपर गौर कर उनके मसाइल को पूरा किया जाए। मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत दिल की गहराइयों से और अंदर आत्मा से मेरी अपनी उम्मीद है कि हमारे अपने जितने भी मसाइल आज हमारे अपने जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने बयान किए जा रहे, मैं पूरे अमले की तरफ से ये उम्मीद दिलाता हूं कि बहुत उम्मीदों के साथ में ये मजमा आप लोगों के सामने बैठा हुआ है और आपका इंतजार कर रहा था और आप इनके सामने आए हैं बहुत उम्मीदों के साथ में और उम्मीद लेकर आपके सामने बैठे हुए हैं। बहुत उम्मीद है कि इन सारे मसाइल के ऊपर आप गौर करके ये सारे मसाइल को आप पूरा करेंगे। मैं वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए हमारे अपने तालुके के और ज़िला भर के राष्ट्रवादी के बड़े कद आवर नेता, मैं हमारे अपने भैया साहब कह रहे कि मिनिस्टर साहब को मौका दिया जाए पहले और उनसे ही बात करवाई जाए। मैं बात करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन ये बहुत नामुनासिब होगा कि जिस मजलिस के अंदर हमारे अपने अमर सिंह साहब और भैया साहब मौजूद हो और उसके अंदर हमारे अपने भैया साहब की बात ना हो, ये बहुत नामुनासिब होगा। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में हमारे अपने लाड़ के नेता और लाडले नेता, नहीं बिल्कुल गुजारिश है, इस शेर के साथ में मैं साहब को मैं इस शेर के साथ में गुजारिश करूंगा कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे बिल्कुल शेर है। हमारे अपने मिनिस्टर साहब कह रहे कि अमर सिंह साहब खुद शेर है माशाल्लाह, उनके नाम में ही शेर छुपा हुआ है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। मैं इस शेर के साथ में हमारे अपने अमर सिंह पंडित साहब
जनाब भैया साहब से गुजारिश करूंगा, जनाब अमर सिंह साहब पंडित। हिंदी में अगर तकरीर करूं तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, शुरुआत मराठी में ही करूंगा। आजच्या या बैठकीच्या निमित्तानं नाही, मला ते मी भलत्या चुका करत बसेन। आजच्या आपल्या या बैठकीच्या निमित्तानं व्यासपीठावर जमेतुल हिंदचे जिल्हाध्यक्ष मौलाना अब्दुल बारी साहब, मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब परवली से आए हुए, मौलाना अब्दुल गनी बाकी साहब, मुफ्ती गयास साहब गेवराई से, समीर काजी साहब सदस्य महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, सैयद मोइन मास्टर साहेब, माननीय फारूक पटेल साहेब आणि इथं उपस्थित असणारे या बीड जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातनं आलेले मौलाना इकराम साहब। मैं मेरी तकरीर बहुत लंबी नहीं करना चाहूँगा, कुछ बातें जो मेरी हद तक है मैं उस बात पे ज़रूर एक दो मिनट में मैं अपना तकरीर ख़त्म करूँगा। एक सबसे अहम बात जो आप बता रहे थे लेडीज़ हॉस्टल के बारे में, इस बारे में मैंने ही नगर पालिका को एक लेटर भी दिया है, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले की बात है, और मैंने मेरे ख्याल से फारूक पटेल साहब और मोइन साहब आपको भी ये बात बताई थी मैंने आपको। नगर पालिका का जो रेस्ट हाऊस आहे त्याचा वापर काहीतरी विचित्र होत होतं, कधीतरी लग्न बिग्न, पण त्याचा काही वापर योग्य कामाला होत नाही। आणि मी ते नगरपालिकेचं रेस्ट हाऊस एक तर तुम्ही एखाद्या विशिष्ट संस्थेला द्या किंवा बलबीम कॉलेजला द्या, आणि मायनॉरिटीच्या याच्यातल्या ज्या काही मुली आहेत त्यांच्यासाठी आपण तिथं हॉस्टेल बांधूयात। मला निधी लवकर उपलब्ध होऊ शकतो, इतरांना निधी तो लवकर उपलब्ध होऊ शकणार नाही, आणि म्हणून आता प्रशासक है, शायद वहाँ से सियासत कुछ होना बाकी नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। अगर पालक मंत्री साहब ने उनको कल ही ऑर्डर दे दिए सीओ को, और वो जगह अगर हे माइनॉरिटी हॉस्टेलला जर का अपन ती जागा देऊ शकलो, तो ये सबसे अहम बात, बार बार इसके लिए यहाँ पे फंड आता है और वो चला जाता है कि जगह नहीं है। इसलिए मैं आपको एक सुझाव रखूंगा कि वो जगह के बारे में आप जरूर सोचें। वो एक बहुत अच्छी जगह है, तिथं कॉलेज आहे बाजूलाच बलबीम कॉलेज, आणि बलबीम कॉलेजच्या अगदी ऍडजस्टंट आहे, ते ऍडजस्टंट तिथंच आहे साहेब, ते तिथं बाजूलाच आहे, ते कॉलेजच्या बाजूला जागा। त्या जागेच्या संदर्भात माननीय पालकमंत्री महोदयांना त्याचा विचार करावा, आणि माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि सीओना बोलून त्या जागेच्या संदर्भात मायनॉरिटी हॉस्टेलसाठी ती एक अतिशय चांगली जागा आहे, किमान 300 मुलींचं वसतिगृह, अतिशय चांगलं वसतिगृह तिथं तुम्हाला उभा करता येईल असं माझं मत आहे। दुसरा जो काही विषय होता की त्या इथं एक वॉकिंग जॉगिंग ट्रॅकसाठी ट्रॅकच्या 2 जागा अजूनही बीडमध्ये आहेत, त्या इतरांनी ताब्यात घेण्याच्या ऐवजी ही एक जागा आहे, पलीकड त्या गजानन नगरमध्ये एक जागा आहे, पण तुमच्यासाठी तुमच्यातल्या महिलांना इथं ही जागा अतिशय सोयीची आहे। मी पाहिलेली आहे, एकदा दर्शनाला चाललो होतो तर ती मी जागा पाहिलेली आहे। ती जागा साहेब जर आपण डीपीडीसीला आणि जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याला जर का आपण सूचित केलं तर हे 2 विषय साहेब हे सरळ तुमच्या अखत्यारीतले विषय आहेत। मी अतिशय नम्रपणे या सगळ्यांची तुमची परवानगी घेऊन या जागेच्या संदर्भात अतिशय गांभीर्याने तुम्ही विचार करावा, आणि हे 2 प्रश्न आजच्या या बैठकीमध्ये हे 2 प्रश्न निकाली निघावेत। हे जर काही 2 प्रश्न निकाली निघाले तर मला वाटतं एक फार मोठं काम झाल्यासारखं होईल। सगळ्यात महत्त्वाचा जे काही प्रश्न होता, बात ऐसी है किसको हाथ लगाना है किसी को नहीं, ये मुझे पता नहीं था। मैं गलती से उसी को हाथ लगा बैठा जो आवाज बंद कर रहा है।
वो गलती दोबारा नाही करना चाहता. माझ्या हातात काही नाही साहेब, तुमच्या हातात. हा. आणि त्याच्यामुळं पण एक महत्वाचा विषय अपन जो आप नुमाइंदगी के बारे में बात कर रहे थे कि मुस्लिम समाज को नुमाइंदगी नहीं मिलती है. ये बात मेरे ख्याल से ये बात कई हद तक सही भी है, ये बात दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन आप अगर सही मायने में देखा जाए तो गेवराई की बात नाही, कहीं और भी मेरे ख्याल से माजलगाव में भी काही एक कुठेतरी संघात का काहीतरी तिची निवड झालेली, एक मुस्लिम मुलगा आलेला आहे. मागेही एकदा मी डीपीसी मध्ये सुद्धा आमच्याकडच्या शमशेर नावाच्या एका तरुणाला मी ते डीपीसी मध्ये घेतलं होतं. ओपन कॅटेगरी मधनं आपण 2-3 मुस्लिमचे असंही तय्यबला ओपन मधनं तो निवडून आला होता गेवराईला. म्हणून हे सगळीकडे प्रयत्न चाललेले आहेत. सबसे अहम बात यह है कि जब आप नुमाइंदगी की बात करते हो तब आप एक झंडे के नीचे अगर आए, डिवीजन ऑफ वोट अगर नहीं हुए, तो तब पता चलेगा कि मुस्लिम लोगों के ये बैकिंग की वजह से आज इसका फाइनल रिजल्ट ये आया है. ये पता लगने में बहुत आसानी हो जाएगी. डिवीजन होता, बार बार आप देखते इलेक्शन जब आए कोई तो भी एक अलग ही झंडा लेके कोई तो भी एक मुस्लिम खड़ा रहता, और उसको खड़े करने की वजह ही है ये कि उसका डिवीजन ऑफ वोट होना जरूरी है, इसलिए ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है. वो अगर आइंदा आगे के समय में अगर ये बात टाल सके तो मेरे ख्याल से सही मायने में इस बारे में सोचने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे. ये हम जरूर हमें सोचना पड़ेगा. मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुंडे साहब को भी यहां से पूना जाना है, इसलिए ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहूंगा. उनके दिल में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बात करने वाले ये मुझे पता है. केलेला आदर, आतिथ्य, सत्कार मुफ्ती गायत साहेब, तुमचे अगदी मनापासून, तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि हा विश्वास करतो की मुंडे साहेब आज निश्चितरित्या काही पॉझिटिव्ह निर्णय घेतील, यात कुणाच्या मनात काही शंका असण्याचं काही कारण नाही. धन्यवाद. साहब ने जैसा अभी हमारे अपने सामने रखे कि इलेक्शन के मौके से ख़ास तौर से हमारे अपने अंदर ये कमी पाई जाती है कि कोई एक आधा झंडा अलग से लेकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा अपना जो वोट होता है वो डिवाइड और तकसीम हो जाता है. यकीनन ये सूरत हाल होने की वजह से ये सारी चीज़ें हैं. मैं हमारे अपने मिनिस्टर साहब को ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए मैं दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि मुश्किलों से गुजरकर ही शख्सियत निखरती है. मुश्किलों से गुजरकर ही शख्सियत निखरती है, जो चट्टानों से न उलझे वो चश्मा किस काम का. बहुत इज्जत के साथ और एहतराम के साथ जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम. जमीयत उलमा हिंद इनके कई मसाइलों के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद बीड़ जिले के जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अब्दुल बारी साहब, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाने वाले हमारे परली के मुफ्ती अशफाक साहब, मौलाना अब्दुल बाकी साहब, मुफ्ती गयास साहब, वक्फ बोर्ड के यहाँ मौजूद हम सभी के नुमाइंदे समीर काजी साहब, हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग सैयद मोइन मास्टर साहब, फारूक पटेल साहब, यहाँ पे मौजूद जमीयत के सभी जिम्मेदारान,
मेरे साथ आए हुए मेरे कुछ सहयोगी, सबसे पहले देरी से आने के लिए मैं आप सबकी माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद आप सबसे तारुफ हो रहा है। मैं कोशिश करता हूं जितनी हो सके उर्दू बोलने की। अगर कहीं कोई गलत शब्द निकला तो आपका इतना बड़ा दिल तो है कि आप मुझे माफ करेंगे। अब बात यहां तक पहुंची है तो चर्चा तो होगी। और अशफाक मुफ्ती साहब ने परिंदे से बात को छेड़ा है, तो मैं भी चाहता हूं कि उसका जवाब मैं कुछ परिंदों से ही दूं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। आप जानते हैं ना सूखे मेवे, कि सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए कि कब जाने नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरे यही अंदाज, मेरा यानी अपने सबका, उनमें का, मैं आपका एक हिस्सा समझ रहा हूं, आप सब मानते हैं, मुझे भरोसा है। मेरा यानी अपने सबका, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूं, मैं अमन पसंद हूं। मेरे शहर में दंगे रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। तो मैं ये, आपने जख्मी परिंदे की बात की, जिस परिंदे को दूसरा नाम अमन का दिया जाता है, और जो अमन पसंद होता है वो कभी जख्मी नहीं होता, फिर चाहे परिंदा क्यों ना हो, जख्मी नहीं होता। अशफाक साहब ने कहा कि सारी दारो मदार मुझ पे है। और रुमाल और खुशबू की भी बात की। आज मैं आप सबके सामने मेरी तरफ से जुबान देता हूं कि जितने अपने मसले रखे हैं, जब तक सांस में सांस है तब तक ये सारे मसले हल कर दूंगा। और जो मसले आपने बोले वो तो कुछ दिन में हल कर दूंगा। उन्होंने खुशबू और रुमाल की बात की और सारा भरोसा मेरे ऊपर रखा, उम्मीदें भी रखी। भरे दिल से कह रहे थे वो, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इतने साफ मन से नहीं बोलते अशफाक साहब। जब वो खुशबू की बात आई, रुमाल की बात आई ना, तब मैं उनको देख रहा था। तो मैं क्या है ना, मैं कई बार इनके गले से गले मिल चुका हूं, तो इनको लगा होगा कि धनंजय का जिस्म अशफाक के जिस्म को मिल रहा है। आपने गलत समझा। जब मैं किसी को गले लगाता हूं तो रूह से रूह मिल जाती है, जिस्म बहुत अलग की बात है। तो मैं एक बात ईमानदारी से आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि भारत के आजादी के पहले इस संगठन ने न कभी अलग
पाकिस्तान की बात रखी, न उसका समर्थन किया। इतना इतिहास तो मैं भी जानता हूं। इसलिए आपने जिस बात को रखा है, हमेशा से मुझे मालूम है कि जो उपोषण बीड़ में होना चाहिए था, फारूक पटेल साहब अभी दिख नहीं रहे, मुफ्ती साहब थे, अच्छा, बहुत दूर तक रुख रखा है आपने फारूक भाई। तो अल्पसंख्यक बहुल शहर के लिए एक अलग योजना आई थी, और तब मैं विधान परिषद का सदस्य था या विरोधी पक्ष नेता था, नगर परिषद में काम करता था। तो मुझे फक्र इस बात का है कि महाराष्ट्र में सबसे पहला अल्पसंख्यक बहुल का 15 करोड़ का डीपीआर बन के 6 करोड़ की बिल्डिंग आज बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए 2 हॉस्टल खड़े हैं। आधा अधूरा काम है, बाकी इस साल में वो सिर्फ हॉस्टल खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था, वहां बच्चों को तालीम देना भी मेरा मकसद था, और एक बहुत अच्छा स्टडी सेंटर खोलना भी मेरा मकसद था। वो अब अधूरा है, आने वाले साल में वो भी पूरा हो जाएगा। वो सबसे काम पहले तो बीड़ में होना चाहिए था। तो रास्ता आपने दिखाया, आप उपोषण को परली में बैठे, आप यहां बैठते तो ये मसला रहता ही नहीं। आप परली में आके बैठे, पता नहीं तब आपके दिमाग में क्या था, लेकिन मुझे सही राह मिली। सही नुमाइंदे को सही राह दिखाने वाला भी चाहिए। आप इंसान हो तो आपको ऊपर वाला सही राह दिखाता है, तो उस राह पे आप चलते हो। तो आपने उस तरह ऊपर वाले की इजाजत से मुझे कुछ राह बताई, उस राह पे मैंने काम किया, तो आज वो काम हुआ। बाबा यहां बैठे, आप भी है मुफ्ती साहब। सबसे पहले आप सबके सामने 2 इंच अपना सीना चौड़ा करके बोल सकता हूं कि अगर इस भारत के पार्लियामेंट के किसी भी विधानसभा हो या संसद हो, मुस्लिम आरक्षण के लिए, अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए 4 दिन अगर किसी ने बंद की होगी, तो विपक्ष का नेता बोल के अमर सिंह पंडित साहब के साथ विधान परिषद मैंने 4 दिन चलने नहीं दी। 4 दिन 1 मिनट का भी काम होने नहीं दिया, कि जब तक आप जो हाई कोर्ट ने पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण देने की यहां पे पैरवी की है, उसी तरीके से आरक्षण देना चाहिए। इस मांग को लेके 4 दिन तक मैंने सदन चलने नहीं दिया। इसलिए मेरी ईमानदारी और मेरी कौन के प्रति प्यार, मोहब्बत, रिश्ता जो भी है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि किसी ने 4 लाइनों में कहा है। मास्टर साहब आप भी सुनिए, कुछ नेकिया और कुछ अच्छाइयां, कुछ नेकिया और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए। कुछ नेकिया और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी ही करनी चाहिए जिसका अल्लाह के सिवा और कोई गवाह ना हो। इसलिए मैं जो भी नेकी कर रहा हूं अवाम के लिए, आपके लिए, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। कुछ ऐसी रखनी चाहिए जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। और ये मैं जानता हूं कि मैं आपके इस लड़ाई में कहां तक हूं। मैं आखिरी सांस तक आपके इस लड़ाई में है। आज आपने बोला कि एक पार्टी की 2 पार्टियां हुई, 2 पार्टी की 4 पार्टियां हुई, ये तो होते रहता है, ये सियासत का खेल है। आज से थोड़ी भाई देश के 2 टुकड़े हो गए तो पार्टी की बात कर रहे हो आप। एक जमाना था, वो जमाना तो नहीं, अभी थोड़ी टुकड़े हो रहे। तब तो देखो
कब का है, दो टुकड़े हो गए। अब 2 पार्टी की 4 पार्टियां हो गई। तो इसमें जिस तरीके से माहौल आपके बीच में फैलाया जा रहा है, आपके जहन में एक डर पैदा किया जा रहा है, सबसे पहले आपके जहन के अंदर से यह डर निकालो कि अल्लाह को जवाब देने वाला नुमाइंदा आपके सामने यहां पे खड़ा है। हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हैं, हमें जवाब अल्लाह को देना है, आपको नहीं देना। इसलिए जिसके साथ भी अलायंस में गए, जिस पार्टी के खिलाफ आपके मन में दिल में नफरत हो, मैं जानता हूं, मैंने जितनी बात उस पार्टी और उस पार्टी के नेता के खिलाफ बोली होगी, उतनी बात शायद ही इस देश में पूरे भारतवर्ष में किसी ने उतनी बुरी बात भाषण में नहीं कही होगी जितनी बुरी बात मैंने कही है। फिर भी कुछ चीजें सिर्फ बात करके हल नहीं होती है, कुछ चीजें बड़ी बड़ी सभा लेके हल नहीं होती है, कुछ चीजें 4 लाइनों के शेर फेंक के हल नहीं होती है, कुछ चीजें सियासत में जाके सियासत की तरह सही तरीके से खेलनी भी चाहिए। इसलिए जाते समय हमने ये समझौता नहीं किया कि हम आपके एजेंडा पे चलेंगे। हमने ये कहा कि हम हमारी एजेंडा पे चलेंगे, और हमारी एजेंडा पे अल्पसंख्यक का आरक्षण भी है, मुस्लिम समाज का आरक्षण भी है। ये कल भी कह रहे थे, आज सत्ता में है, उस सत्ता के साथ में बैठ के भी हम कह रहे हैं, ईमानदार कौन किसके साथ है, ईमानदार कौन किसके साथ है। अरे कुछ दिन पहले की बात है, कुछ चुनाव के पहले की बात है, जो पार्टियां छाती ठोक ठोक के ये कह रही थी कि हम सेकुलर पार्टी है, कभी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते थे हिंदू होते हुए भी। क्यों नहीं जाते थे? कि आपको बुरा लगेगा। हकीकत बोल रहा हूं, मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूं। रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे मालूम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल मीडिया ना देखता हूं, क्योंकि आपको लगता है कि सोशल मीडिया को आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो आप नहीं पढ़ रहे हो, वो आपको पढ़ रहा है, ये समझो। कल जाके जैसे किसी की दारू बंद करनी है, शराब बंद करनी है, को रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं ना, वैसे आने वाले समय में मोबाइल यूज बंद करने के लिए ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पड़ने वाले। मैं आज बोल रहा हूं, लिख के रखो ये 4-5 साल में परिस्थिति ऐसी आएगी कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो नशा हो गया, इसको रिहैब करना है, इसको मोबाइल से दूर करना है, ऐसी बात है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने एजेंडा से दूर नहीं गए। और मैं आपको सत्ता में रहे नहीं रहे, हमारा जो एजेंडा है वो आपके भरोसा जीतने के लिए सिर्फ नहीं है, 4 ऊंट कमाने के लिए नहीं है, आपके मसाइले पूरी तरह से जड़ से हल करने के लिए हम आपके साथ ईमानदारी से हैं। तो कुछ चीजें जड़ से हल करने के लिए सियासती खेल होना चाहिए। भाई जब बंटवारा हुआ, बंटवारा का आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं किस तरीके से हुआ। जिया साहब की, गांधी साहब की बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि भाई ये पाकिस्तान होगा, ये भारत होगा, बंटवारा हो गया, जिसको भारत में रहना रहो, जिसको पाकिस्तान में रहना रहो, सारा विषय हो गया। तो एक सियासी था ना, 2 पार्टियां हो गई। आज एक देश है, उसमें कौम को अलग अलग किया जा रहा है। आने वाले समय में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी भी कौम के लिए अच्छा नहीं है। मैं किस कौम में जन्म में आया हूं या आप किस कौम में जन्म में आए हैं, क्या ये आपके हाथ में है? आप मुझे बताओ, आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो सोचते भी एक अल्लाह का नाम लेते हुए सोचते हो, अभी भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि मैं देखते से ही पहचानता हूं। क्या मैं
जन्म से पहले ऐसा कोई तरीका है कि भाई आपके पास कि मैं ईश्वर को या अल्लाह को लिख सकूं कि भाई प्रिय भगवान जनाब अल्लाह मुझे इस धर्म में पैदा करो, इस जाति में पैदा करो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। या अब जो चीज अपने हाथ में नहीं है उस चीज का आज के समय में, वो भी 21वीं सदी में, जबकि ये सारी मजहबी लड़ाई दूर होके जो भूखे निवाले की बात मैंने की शुरू में शहर, आज वही परिस्थिति अगर अपनी होगी तो उस चीज में अपन ने किस तरीके से आगे बढ़ना है ये देखना है। 4 मसले आपने बोले। सबसे पहले आपका जो जमीन का मसला है वो आने वाले हफ्ते में कलेक्टर के साथ मीटिंग रख के जो 25 एकड़ की बात की वो भी, और वो 3-4 दुकान की बात वो भी, वो सही तरीके से दिए तो ठीक है, नहीं तो किस तरीके से लेने मैं अपने हिसाब से लेके दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। जो ऑफिस के लिए जगह है वो तो ऑफिस तो होना चाहिए, आपका इतना अच्छा काम है, मैं जानता हूं, मैंने खुद देखा है, आप इतने बड़े जिम्मेदार लोग हैं। दूसरी बात यह है कि यहां अल्पसंख्यक का 300 हॉस्टल का सेंटर का जैसे परली में खड़ा किया, वैसे मैंने तो 15 करोड़ का डीपीआर किया था, आज शायद वो 25 करोड़ का हुआ होगा। अगर यहां पे आपको 40 करोड़ भी लगते हैं तो आने वाले समय में अल्पसंख्यक के बजट से लेडी जेंट्स और स्टडी सेंटर, उसके साथ अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट खड़े करने की जिम्मेदारी और जबान मैं आज आप सबके सामने यहां देता हूं, और मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, आपको मालूम है साहब। और ये साहब ऐसे है कि नाली को थोड़ा सा भी पानी बढ़ गया तो इनका पहला फोन धनंजय मुंडे को होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सही है ना, मतलब क्योंकि इतने अच्छे संबंध है। क्यों एक आदमी हक से कितने भी बजे फोन करने के बाद, हाँ सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब बोलिए क्या, तो ये मसला है, तो ये ऐसे ही रिश्ते नहीं होते हैं, उसमें ठोस ठोक के भरोसा विश्वास झोंकना चाहिए, तब जाके ये रिश्ते बनते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं आप सबके बीच में कि मैं अपना विश्वास और भरोसा आपके सामने रख रहा हूं, और मैं किसी सियासत और वोट की राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मुझे जवाब उसको देना है, मुझे उसको जवाब देना है। इसलिए यह दिल से निकालो, 5 चीजों पे ध्यान दो। एक तो आरक्षण का मसला है, मैंने कहा है कि आखिरी तक आरक्षण के मुद्दे से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ये आरक्षण लेके रहने की बात हमारी इसके पहले भी रही है और आज भी ये बात हमारी है। उर्दू स्कूल यहाँ है, सिरसा में है, नेकनूर में है, यहाँ नज़दीक है, अभी सभी टीचर्स की भर्ती चालू है, उसमें उर्दू भी शिक्षकों की भर्ती है, वो होने के बाद सारे स्कूलों को टीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। आंगनवाड़ी की बालवाड़ी भर्ती में भी जो उर्दू शिक्षकों का वो भी विषय मेरे सामने है, वो भी जल्द से जल्द मैं हल कर दूंगा। सर्वे नंबर 130, 131, 133 बाल गुजार बीड जागा निपीडच्या असून सदर जागा ही वन विभागाच्या ताब्यात असून सदर जागा अल्पसंख्याक कॅम्प देण्यासाठी, वो तो बात मैंने कही अभी। और दूसरी बात आपने कहा कि मल्टीपर्पज ग्राउंड में, वॉकिंग ट्रैक में कुछ चीजें ठीक है, आपको एक जो ग्राउंड आपने बताया उसमें आप चाहते हैं कि वहां पे अच्छा सा वॉकिंग ट्रैक बने, सही तरीके से बने। आज ही डीपीडीसी की मीटिंग हुई है, मैं आज ही इस काम के लिए 50 लाख रुपए देने की आप सबके सामने बात है। वॉकिंग ट्रैक बनाओ, जो भी है वो मेरे हद तक है, डीपीडीसी से कैसे देना मैं देता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी, और बहुत जल्द उसका आप सबके सामने अच्छे से काम की शुरुआत भी अपन करेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आया कि कुछ सीएन और एनआरसी के जो केसेस है उसकी बात ऐसे करने में कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो केसेस सब
कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो इसलिए जो जिम्मेदारान है उनके साथ अगली बार जब मैं आऊंगा तो अपन 4 दीवारों में ये बात करके इससे कैसे मसले हल कर सकते हैं, मुझे मालूम है, मैं कर रहा हूं, मैं यकीनन इसमें भी हल निकालूंगा। जो सही है, जो गलत है वो गलत है, और जब गलत है इसको बिल्कुल गलत साबित करके रखूंगा, ये जबान मैं आपको दे रहा हूं। और कुछ बोल रहे थे? अच्छा, फोन पे बात चल रही है सादिक साहब की। अच्छा, आपकी घर से फोन था इनके? अच्छा, ये रेडियो बंद करो। नहीं, ले लो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में मैंने जितनी गालियां खाई है भैया, उतनी गालियां किसी ने भी नहीं खाई होंगी। इनके पिताजी मेरे पिताजी के इतने जिगरी दोस्त थे कि मेरे पिताजी को, इनके पिताजी का नाम सैयद सादिक साहब था तो उनको सादिक मुंडे बोलते थे, और हमारे अन्ना को शेख अन्ना बोलते थे। सही बात है, सैयद अन्ना बोलते थे। हाँ, नहीं, ये हकीकत है, मैं आज बोल रहा हूं, ये तो सामने मैंने देखा इसको अभी, तो मुझे मालूम भी नहीं था, ये पीछे दब के बैठा था। हकीकत है ये। हाँ, और ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 चीजों पे और ध्यान जाना चाहिए। एक, आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हो, आरक्षण आज भी आपको मिल सकता है। मैं एक सीधा साधा रास्ता बताता हूं। आज सबसे बुरी माली हालत गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे अगर किस समाज की, किस कौम की होगी तो वो किसकी है? मुस्लिम समाज की है, अल्पसंख्यक समाज की है, एससी की है, एसटी, हर समाज की है। मैं ये नहीं बोला, मराठा समाज से लेके सबकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा है। अब इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सबसे फायदा किसको मिलना चाहिए? मैंने जानकारी ली, जब ये आरक्षण की बात सब जब इस तरीके से चल रही है तो मैंने ये देखा और मैंने कैबिनेट में बात रखी कि इस 10% में महाराष्ट्र में, जो देश में 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण रखा गया, महाराष्ट्र में इसने कितना फायदा लिया? 2.79%। तो आप क्यों पीछे पड़े भाई? आप तो सही में हकदार हो। वो किसके लिए रखा है आपको सोशल मीडिया पे अलग तरीके से बताया गया है। उनकी माली हालत कागज पे ऐसी नहीं है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आए। माली हालत अपनी है जो कागज पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे आती है। तो उसका फायदा भी पहले उठाना चाहिए। ये आरक्षण तो मिलेगा ही जिसके लिए अपन लड़ रहे हैं, वो तो अपने हक का है, वो तो हक का लेंगे ही। लेकिन ये बीच का रास्ता अगर निकलता है तो आप क्यों पीछे हो? मैंने कुछ देखे, मेरे दोस्त के बेटे इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आईआईटी में लगे, हैदराबाद आईआईटी में लगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत है। ये करना नहीं चाहिए क्या? कि अपनी माली हालत अपने को सिर्फ अलग तरीके से दिखानी है? अगर माली हालत के लिए आरक्षण रखा दिया गया है तो अपनी माली हालत अगर खराब है और आपको उसका कागज मिलता है तो आप हकदार हो गए रिजर्वेशन के 10% में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। भाई किसी की जरूरत ही नहीं है बीच में। लेकिन ये आपको कभी सोचने का मौका इस चीज ने करने ही नहीं दिया। सही बोल रहा हूं क्या? नहीं सही है कि नहीं? तो आज सही बात बोली कि नहीं मैंने? अब ये 2% मतलब 3% समझ लो फायदा हुआ, बाकी फायदा क्यों नहीं हो रहा है? ये रिजर्वेशन देगा तो 2 साल हो गए ना, 2 साल हुए। 2 साल में अगर ये परसेंटेज है तो इसका आगे का फायदा किसने उठाना चाहिए?
भाई जो है वो हक का आपका है, तो हक का है ना, देना चाहिए। आप भूखे निवाले की बात करते हो ना, आप सबसे गरीब आदमी जो है, जो मजदूरी कर रहा है, जो हर छोटा सा छोटा काम कर रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज का है। क्या मुझे मालूम नहीं है? क्या मैं अपनी आंखों से नहीं देखता हूं? अगर उसकी हालत वैसी है तो कागज पे भी उसकी हालत वैसी आनी चाहिए। अगर उसके कागज पे वो हालत आ गई तो उसको भी वो आरक्षण मिलना चाहिए, वो दे के मैं रखूंगा। लेकिन ये सोच आपके सोचने पे कभी आई नहीं, ये आई नहीं आई। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आई होगी तो मुझे माफ कर दो अगर मैंने गलत बोला होगा तो कुछ, ये हकीकत नहीं आई। तो ये भी सोचो, ये भी समझाओ, आपकी जिम्मेदारी है। इस संगठन की आज की नहीं, 100 साल की, 100 साल से बड़ी इतिहास है इस संगठन का। और इस जमीयत उलमा में अगर ये जिम्मेदारी ली तो मैं ये मानता हूं कि अपना आधा काम आप करेंगे अपना, और जो आधा काम रिजर्वेशन का है वो मैं करूंगा। ये जबान मैं आपको देता हूं। और ये बात जब मेरे नेता ने, अजीत दादा पवार साहब ने कही है, तो जब बात मुझे मालूम है, मैं जिन जिन को देखता हूं, राजनीति में कभी भी कोई राजनेता दी हुई जबान का पक्का नहीं होता। राजनीति में इस राज्य में, मुझे देश का मालूम नहीं, इस राज्य में महाराष्ट्र के मैंने जितने राजनेता देखे, मेरे घर से लेके हर जगह, जो जुबान देता है, एक बार जबान दी तो वो राजनेता, उसका कितना भी नुकसान हो जाए, जबान से मुकरता नहीं है, वो चीज करके ही रहता है। उसका नाम अजीत पवार है। आप यकीन मानो या नहीं मानो, वो आदमी कभी लोगों के बीच में रहता नहीं, वो अपने काम 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 अब भी लोगों के बीच में आ रहे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आई है, ये हकीकत है। और उन्होंने सबके सामने ये छाती ठोक के कहा कि हां, इस सरकार में होते हुए भी हम मुस्लिम समाज के आरक्षण के हक में हैं और हम दिलवा के रहेंगे। तो जब ये बात बोलिए तो हमारी जिम्मेदारी उससे ज्यादा बढ़ती है। बस आप हम किसके साथ गए, किसने क्या रास्ता अपनाया, ये वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ नौजवान बच्चों में हलचल है, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। बस मैं ये कह रहा हूं, हम आपके साथ ईमानदारी से है, आपके हक की लड़ाई में ईमानदारी से है। जब राजनीति आएगी, जब इलेक्शन आएगी, जब वोट की बात आएगी, तब वोट की बात करेंगे। आज थोड़ी मैं बात कर रहा हूं। बस एक है कि आपके दिल में हमारे प्रति गलतफहमी मत रखो। हम ईमानदारी के साथ आपके साथ में हैं, किसी वोट के कारण नहीं है। फारूक भाई, आप तब आए थे तो मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसे बैठेंगे आज। तब आप कुपोषण मेरे खिलाफ आए थे। भाई, ऊपर वाले को क्या करना होता है ना, किसी के हाथ में नहीं होता। भैया साहब ने मुझे आदेश दिया है, हमारे मार्गदर्शक है, कि ये सारी चीजें मैं करूंगा। अब मुझसे अच्छी उर्दू में भाषण, हाँ 11 बजे तो हॉल में ना, क्या हो जाएगा, और एक 353 हो जाएगी, उसमें क्या है, 11 बजे का टाइम हो जाएगा, क्या आप। तो यही मुझे बहुत खुशी हुई आज आप सबसे बहुत दिनों के बाद रूबरू होने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लगा। आप सबको मिलने के बाद और एक ताकत ऐसी आ गई है, वो अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए मेरे काम बहुत आएगी। ये ऊपर वाले ने किया, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। मैंने पहले ही कहा कि कुछ अपनी नेकियां ऐसी रखनी चाहिए कि उसका गवाह सिर्फ वो होना चाहिए। मेरे काम का गवाह सिर्फ अल्लाह है, वो जानता है, इसलिए मैं काम करके बताऊंगा। आप भरोसा रखिए, बस दुआ में याद रखो। बस यही आप सबसे दरखास्त है कि जो वक्फ बोर्ड के लिए आपने जमीन मांगी है, घरों के लिए, मसले के लिए,
तो अभी तो एक कायदा बना है, आप गायरान भी ले सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेना है आपको तो वो भी ले सकते हो। दूसरी बात में एक बड़ी बात कहने वाला था कि जिस तरीके से मौलाना आर्थिक विकास महामंडल है, मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं सामाजिक न्याय मंत्री था, तो सामाजिक न्याय मंत्री होते हुए बार्टी जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से ये महामंडल काम नहीं करता था। नवाब मलिक साहब तब मंत्री थे, वो अल्पसंख्यक के थे और मैं सामाजिक न्याय का था। अब हम दोनों के ऊपर ही जिम्मेदारी थी, हम दोनों को ही टोकते थे क्योंकि हम दोनों ही बोलने वाले थे। तो मैं नवाब भाई को बोल रहा था कब कब हम गोवा में जिम्मेदारी थी, गोवा के इलेक्शन में, गोवा के इलेक्शन की नवाब भाई पे और मेरे पे, तो हमारे तब के अल्टीमेट बॉस हम दोनों के ऊपर बहुत नाराज रहते थे कि भाई हम ज़्यादा क्यों नहीं बोलते, बोलने वाले आदमी हैं। तो नवाब भाई बोलने लगे तो मैंने गोवा में उनको कहा कि नवाब भाई कुछ ज़्यादा हो रहा है, बोलना नहीं चाहिए। तो ये कुछ भी हो, मेरे बड़े भाई से भी ज़्यादा है। आज खुशी है कि वो हमने बहुत ताकत से आज वो बाहर है बिना वजह। मुझे ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप सबके कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहिए, ये भी बात रिकॉर्ड मत करो, उनको तकलीफ आएगी, वो उनका मैटर कोर्ट में चल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, जिसके प्रति बोलूंगा वो तकलीफ में आ जाएगा, बस इतना ही कहना है। ये बात समझो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? और ये जो जिस तरीके से चल रहा है ना, वो बदल दो, और ये बदलने की ताकत आप रखते हो। हम बाकी तो कुछ ऐसा तो बोल ही नहीं रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे, घड़ियाल सिंबल से हम लड़ने वाले हैं, ये तो बोलने की जरूरत नहीं। जो भी हुआ है, आप बस भरोसा रखिए, किस चुनाव से लड़ना है, क्या चुनाव है, कौन सा आएगा, कब आएगा, पहले नगर परिषद आएगी या पहले आमदारकी आएगी, ये जो बात कही गई ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, इलेक्शन कमीशन के भी हाथ में है। ये आप कौन सी इलेक्शन कब आएगी तो ये अपने थोड़ी हाथ में। पहले तो अब जिस तरीके से माहौल लग रहा है वैसे तो लोकसभा आएगी, उससे अपने को लेना देना है नहीं। विधानसभा कब आएगी उससे अपने लेना देना है नहीं। नगर परिषद कब आएगी तब उसका भी लेना देना है। बहुत लेना देना है, ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं है ये बोल रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ अंदाजा ले रहा था आपको हंसाने में, आपके दिल में क्या है। मैं क्या है ना कि इतने जिसके सामने बोल रहा हूं उसको समझना तो चाहिए। मैं आप सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं तो मैं सही कह रहा हूं गलत कर रहा हूं समझ में तो आना चाहिए, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा विषय रखा। मैं यही कहता हूं कि ये सारी चीजें कब क्या होने वाले अपने हाथ में नहीं है। आज उस काम से आया भी नहीं हूं ना, वो मेरे दिल में जहन में कुछ है कि आने वाले इलेक्शन में क्या है और क्या नहीं, कौन किसके साथ रहेगा, क्या रहेगा, आप किसको वोट डालेंगे, क्या, वो आज मेरे सामने नहीं है। आज मेरे सामने आपने रखे हुए मसाइले है और वो मसाइले आपके सारे के सारे 6 महीने के अंदर पूरे करके दिखाऊंगा। ये मेरी आपको जुबान है। आपने बहुत अच्छे से मेरा इस्तकबाल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। यहाँ नहीं, मैं वो आपको अकेले में बोलूंगा कि परली का उद्घाटन क्या करना है, लेकिन आपने ये बात नहीं भूली। देखो अशफाक साहब, एक चीज आपने बोलनी चाहिए थी कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री आवास के लिए आप जगह मांग रहे हो, बीड नगर परिषद की सर्वे नंबर 75 की जगह परली वैद्यनाथ की, जो सर्वे नंबर 75 की जगह का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक चला, केशव माली वर्षित परली नगर परिषद 10 एकड़ जमीन थी साहब, सुप्रीम कोर्ट तक नगर परिषद हारती गई और सुप्रीम कोर्ट में जब हारी तब बोले कि 10.25 करोड़ रुपए मालिक को दो और जब तक आप नहीं देते हो तब तक आपके सारे अकाउंट सीज किए जाते हैं। 10.25 करोड़ जमा होने तक 1.25 साल से 1.5 साल हमारे सब जो आजू बाजू के लोग थे, हमने नगर परिषद हमारे जेब से चलाई, सारे अकाउंट सीज थे और वो जगह के 10.25 करोड़ रुपए भरे, हर एक यहां पे गवाह है और वो पूरी अतिक्रमण जमान थी, पूरी जमीन पे अतिक्रमण था। और सबसे मैंने भरोसा दिया कि आप सबको 500
700 स्क्वायर फीट जगह प्लॉट करके देता हूं। मुफ्ती साहब प्लॉट करके दिए कि नहीं दिए? 2.5 एकड़ कौम को 500 के प्लॉट करके दिए, घरकुल दिए, प्रधानमंत्री आवास की योजना दी, और उसके साथ साथ 2.5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए जगह भी दी और उसका कंपाउंड वॉल भी करके दिया। ये छोटी छोटी वो तो जबान में नहीं था कभी, वो कोई चुनावी जुमला भी नहीं था कि जो मैंने दिया था और मुझे करना था। भाई ये मेरी ईमानदारी है, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे जवाब उसको देना है जो मैं कर रहा हूं। तो वैसे ही बीड़ में जो प्रॉब्लम है, मसला है, वो भी मैं हल करके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही प्यार, मोहब्बत और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।